ओके, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम विद कर्ण। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक चल रहा था, उसके ना कुछ पार्ट रह गया था। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी ना आपको मैं बता देता हूँ। फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी दो तरह की होती है ना। दो तरह की कैसे होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसको ना हम मोटर डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इसको ना मोटर डेवलपमेंट भी बोला जाता है। मोटर डेवलपमेंट भी बोला जाता है, गत्यात्मक विकास बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसको जो मैं दो बोल रहा हूँ, दो तरह की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जिसमें हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल होती है, और एक हमारे पास होती है फाइन मोटर स्किल। क्लियर, इतनी सी बात। इसको हम हिंदी में स्थूल बोलते हैं, स्थूल, और फाइन को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं। कुछ इस तरह लिखा जाता है, सूक्ष्म स्किल्स। ठीक, ओके। अब बात ये रखना है, आपने माइंड में बात रखनी है। जैसे देखो, अगर मैं ग्रोस मोटर के बारे में बताऊं, जिसमें ना लार्ज मसल काम करती हैं, जिसमें लार्ज मसल्स की डेवलपमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रोस मोटर, लार्ज मसल। और फाइन में जिसमें स्मॉल मसल्स काम करती हैं। ठीक है, अब लार्ज मसल्स में क्या आ सकता है, लेग आ सकती है। ठीक है, और पूरी आर्म आ सकती है। ठीक है, और क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। ठीक है, इस तरह जो लार्ज मसल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर, और जो स्मॉल मसल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं फाइन मोटर। अब स्मॉल में क्या लगा सकते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं, तो फिंगर्स हमारी क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं, फाइन मोटर होती हैं। ठीक है, जैसे आपने साइकिलिंग करनी है, साइकिलिंग के लिए क्या यूज़ करोगे, अपने लेग यूज़ करोगे ना, लार्ज मसल यूज़ होगा, तो ग्रॉस मोटर में साइकिलिंग आएगी। ठीक है, जहाँ पेन से लिखना में क्या आएगा, पेन से लिखना आप हाथों से लिखोगे। ठीक है, चलना फिरना, ये क्या है, ये भी हमारी लार्ज मसल्स काम करती हैं। हाँ, पेन ना, जो पेन से लिखना है ना, ये इसमें फिंगर भी काम करती है, फिंगर्स आती है, तो ये फाइन मोटर होगा। पूरा हैंड यूज़ कर रहे हैं तो वो कैस में होगा, वो ग्रॉस मोटर में होगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ओके, क्लियर है, सही, इतनी सी बात। हाँ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने ना गिटार बजानी है, सपोज आप गिटार चला रहे हो, गिटार को प्ले कर रहे हो, तो गिटार को प्ले करने के लिए कौन सी मोटर स्किल आप यूज़ करोगे, कौन सी मोटर स्किल होगी, ग्रॉस मोटर होगी जहाँ वो फाइन मोटर होगी। तो गिटार बजाने के लिए हमें फिंगर्स का काम करना पड़ता है। फिंगर्स किस में आती हैं, फाइन मोटर स्किल में आती हैं। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा। पेंटिंग करनी है अपने, पेंटिंग किससे करोगे आप, फिंगर से करोगे ना, ब्रश फिंगर से चलाओगे, तो वो भी क्या है, फाइन है, फाइन मोटर स्किल है। आइज़ किस में आएंगी, आइज़ भी हमारी फाइन मोटर में आएंगी। इतनी सी बात क्लियर है आपको। ठीक है, लिखना चलना क्या होगा, एक मिनट जस्ट वेट, आई थिंक सो आवाज़ आ रही है ना, म्यूट तो नहीं हो रखा। ठीक है, एक जस्ट मैं चेक कर लेने दो, बोल रहे हैं म्यूट तो नहीं होगा ना मेरा, चलो एनी हाउ। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक,
ये क्या थी हमारी फाइन मोटर स्किल। मान लो आपको मैं आंसर दे देता हूँ, आपने जंपिंग करनी है, जंपिंग किस में आएगी, जंपिंग किस में आएगी, जंपिंग भी हमारी लार्ज मसल यूज़ हो रही हैं तो ग्रॉस में आएगी। ग्रॉस मीन्स बड़ा, फाइन मीन्स छोटा सा। तो ऐसे आपने याद रख लेना है, ठीक है। तो ये हमारा था कुछ फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। आगे ना हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में, कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव जिसको हम माइंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, हम अपनी मेंटल डेवलपमेंट भी बोला जाता है, उसको हम कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्लियर है, ओके। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट में जो अपने बात याद रखनी है, ये क्या होती है, नॉलेज बिल्डिंग होती है, नॉलेज बिल्डिंग होता है, इसमें नॉलेज बढ़ती है। तो कोग्निटिव होता किससे है, ये ब्रेन से संबंधित होती है, ब्रेन से संबंधित होती है, इंटेलेक्ट से संबंधित होती है। जो भी डेवलपमेंट होती है वो ब्रेन से संबंधित होती है और इंटेलेक्ट से संबंधित होती है। और इंटेलेक्ट से यहाँ से ही जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट भी होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी यहीं से होती है, तो वो भी कोग्निटिव में ही आता है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज लर्न करने का काम होता है ना, जो लैंग्वेज करने का वो लेफ़्ट ब्रेन का काम होता है, ये भी आप याद रख लेना, काम आएगा लाइफ में। जो लैंग्वेज सीखी जाती है वो लेफ़्ट ब्रेन का काम होता है। लैंग्वेज मीन्स एल फॉर लैंग्वेज, एल फॉर लेफ़्ट, लेफ़्ट ब्रेन। लेफ़्ट ब्रेन का और क्या काम होता है, लेफ़्ट ब्रेन का काम होता है लॉजिक लगाना, लॉजिक लगा सकता है, लेफ़्ट ब्रेन से बच्चा लॉजिक लगाता है, ठीक है, ये भी होता है काम। राइट ब्रेन का काम क्या होता है भाई, राइट ब्रेन का काम पता क्या होता है, राइट ब्रेन का काम होता है क्रिएटिविटी, जितनी भी लाइफ में क्रिएटिविटी होती है ना वो राइट ब्रेन करता है, राइट क्रिएट, क्रिएट राइट, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। क्लियर हो गया इतनी सी बात, ठीक है। तो बस ऑलमोस्ट यही था हमारा थोड़ा सा टॉपिक, मतलब थोड़ी सी बेसिक था जो आपके माइंड के बारे में बताना था, ठीक है। हाँ, और इसमें ना आप एक और बात याद रख सकते हो, वो क्या है, जो इसमें क्या होता है, जो नॉलेज की एक्वायरिंग होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, मेमोरी रीजनिंग होती है, परसेप्शन होती हैं, इमेजिनेशंस होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब की जो आते हैं ना, ये सब के सब किस में आते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। क्या क्या आता है कोग्निटिव डेवलपमेंट में, एक्वायरिंग नॉलेज आती है, आप ये भी लिख सकते हो, एक्वायरिंग नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज कोग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी यही में, इसी में ही आता है। तीसरा अगर बात करें रीजनिंग, रीजनिंग भी यहीं से होती है। परसेप्शन, क्या सोचता है बंदा, ठीक है, और इमेजिनेशंस भी इसी में आती हैं, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल जो होती है बंदे में पावर, वो भी यहीं पे डेवलप होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यहीं पे होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग डेवलपिंग भी यहीं पे होती है, बंदा डिसीजन लेना सीख जाता है, ठीक है। तो ये सभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं, ठीक। और इसके बाद एक और जो हमारे इम्पोर्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं, एक ना एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, हमारे ना जो फादर ऑफ साइकोलॉजी कई बार पूछा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड, बच्चों की जिसने साइकोलॉजी को स्टार्ट किया था, तो वो कौन थे, जीन पियाजे साहब, ठीक है, जीन पियाजे थे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये एक ऐसे मात्र एक ऐसे
साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों की प्रॉपर स्टडी की बच्चों पर, ठीक है, और वो भी सीक्वेंस में। एक ऐसे वे साइंटिस्ट, इकलौते ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रॉपर बच्चों को स्टडी की। तो इसीलिए एक ना इन्होंने एक और वर्ड बोला बच्चों को इसने ना लिटिल साइंटिस्ट बोला, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला इसने। ये भी आप याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लिटिल साइंटिस्ट बच्चों को किसने कहा, तो वो जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, बच्चा क्यों ऐसा कहा, क्योंकि बच्चा ना जन्म से ही, फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही एक्टिव एक्सप्लोरर होता है, एक्टिव एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, एक्टिव एक्सप्लोरर होता है। क्लियर है इतनी सी बात। प्याजे का अगर आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं तो प्याजे ना 1896 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, स्विट्जरलैंड में हुआ था इनका बर्थ। ये भी आप याद रख सकते हो ऐसे। ठीक है, पहले तो ये साइंस में इंटरेस्ट था इनका, जीन प्याजे का। धीरे धीरे ये क्या हो गए, साइकोलॉजी में आ गए। ठीक है, तो इनका जो रुझान था, इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे साइकोलॉजी में आना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने डेवलपमेंट की, एक साइकी डेवलपमेंट की, जिसको हम साइकोलॉजी डेवलपमेंट बोलते हैं बच्चों की। तो इन्होंने ठीक है साइकोलॉजी को डेवलप किया। ठीक है, स्पेशली बच्चों की साइकोलॉजी पे। तो जो इनकी स्टडी थी वो अपने ही बच्चों पर स्टडी थी, इसने स्टडी की, अपने ही बच्चों को स्टार्ट किया। और इसने क्या बोला कि कोई भी बच्चा, उसने बोला कोई भी बच्चा दे दो, ठीक है, उसको वो जैसा चाहेगा वैसा ही बना सकता है। कोई भी एक्टिविटी बच्चे करते हैं उनके पीछे एक सोच होती है। इसने ऐसा बोला कि कोई भी बच्चे होता है, जब भी वो जन्म लेता है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उनके पीछे एक सोच होती है बच्चे की। ठीक है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके पीछे एक सोच होती है। बच्चे की जन्म लेने के पीछे नहीं सोच होती, मतलब उसमें एक सोच डेवलप होती है ऑलरेडी, जिसको हम ना बोलते हैं क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर बोल देते हैं हम कई बार उसको। ठीक है, तो बच्चा मेंटल स्ट्रक्चर के साथ ही जन्म लेता है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा उसकी आगे जन्म लेने के बाद कोई एक्टिविटी करता है, जैसी भी एक्टिविटी करता है, उसके पीछे कोई ना कोई सोच रहती है। वो उसको सोच को हम कई बार क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं, क्वालिटेटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। ठीक है, अब उन्हीं सोच को इन्होंने उन्हीं सोच को आगे स्टडी किया तो जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस को बताया बच्चे की ना, 4 स्टेजेस के बारे में बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो उन्होंने 4 स्टेजेस बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बोली उन्होंने। फर्स्ट जो हमारे पास स्टेज होती है ना, उसको बोला सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है पहली, आपने ऐसे ही याद रखना है, सीक्वेंस में ही आपने याद रखना है। दूसरी होती है प्री ऑपरेशन। आपने इसको याद कैसे रखना है मैं वो भी आपको बता दूंगा। प्री ऑपरेशनल। थर्ड होती है हमारे पास कंक्रीट एंड फोर्थ होती है फॉर्मल। क्वेश्चन एज इट्स आते होते हैं कई बार, तो 4 स्टेजेस लिख देती होती हैं, उनका सीक्वेंस लिख दिया होता है कि कौन कौन सी स्टेज जो जीन पियाजे ने बताई थी। ठीक है, तो सेंसरी मोटर होती है, प्री ऑपरेशनल होती है, कंक्रीट होती है, फॉर्मल होती है। ठीक है, 4 स्टेजेस होती हैं।
अब इसमें होता क्या है वो हम याद रखेंगे, जो मेन बात इसने बोली, ठीक है। तो एक आप ऐसे याद रख लो, एस पी सी एफ, एस पी सी एफ, पी सी एफ, तो उसके आगे एस लगा दो, ये उसकी है सेंसरी है, ये प्री है, कंक्रीट है, फॉर्मल, ठीक है। चलो, अब सेंसरी मोटर जो होती है ना वो बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक होती है स्टेज। प्री ऑपरेशन होती है 2 से लेकर 4 इयर्स। कंक्रीट होती है 4 से आप बोल सकते हो 7 से, सॉरी ये अपने 2 से लिखा, 7 से लिखो, 2 से 7 तक होती है, ये होती है 7 से 11। जो हमारे पास फॉर्मल होती है, फॉर्मल होती है 11 से 15 इयर्स, ठीक है। बच्चा जन्म लेता है, उसके 2 साल तक वो सेंसरी मोटर में रहता है, फिर 2 से 7 तक वो प्रीपरेशनल में होता है स्टेज में, और 7 से 11, ये अपने ईयर्स भी याद रखने हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, कई बार क्वेश्चन में आए हुए हैं। कंक्रीट में 7 to 11 होते हैं, 11 to 15 होते हैं, ठीक है, ओके। चलो, अब जो बच्चा सेंसरी मोटर में होगा वो स्टेज मतलब वो अपने सेंसिस से सीखेगा, अपने, हमें पता है ज्ञान इंद्रियां हमारी 5 होती हैं, वो अपने सेंसिस के थ्रू ही अपनी जो सीखेगा, ठीक है, सेंसिस के थ्रू ही वो सीखेगा। इस स्टेज को हम सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर सेंसरी मोटर को ना ऑब्जेक्ट परमानेंस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में होता है, वो सेंसरी मोटर में होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है इसका मतलब कि आपको ना, अगर एक सपोज करो, जो उसके सामने हो रहा होगा ना, जो उसके सामने हो रहा होगा बच्चे के सामने, उसी को ही वो मानेगा, ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस एक ये भी बोलते हो, आप बोल देते हैं कि उसके सामने जो चीज़ आप छुपा दो, मान लो मैं एक ऐसे लेता हूँ, एक चटाई ले लेता हूँ, बच्चा यहाँ पे बैठा है, आपको इस एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। बच्चा यहाँ पे बैठा है, मैंने एक चटाई ली और उसके बीच ना मैंने उसके सामने बॉल छुपा दी। बच्चा क्या करेगा, इसको चटाई को उठाएगा और बॉल निकालेगा। मैंने फिर क्या किया, दूसरी बार भी मैंने वो लाई, उसके साथ खेल रहा हूँ बच्चे को, और चटाई उठाई ऐसे ऊपर और नीचे बॉल छुपा दी। बच्चे को पता चल गया कि बॉल वो नीचे छुपा रहा है, उसको पता चल गया, उसने चटाई फिर उठानी है और नीचे से बॉल निकाल लेनी है। बच्चा ऐसा करेगा, मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसको पता चल जाता है इस एज में कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे छुपाया जा रहा है, वो निकाल लेगा, ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद सेंसरी मोटर में अपने जो सेकंड पॉइंट याद रखना है, एक तो आपके पास हो गया ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला, इसको ना आप सेंसरी मोटर में यहीं पे हेडिंग में साथ में नोट करते जाना। सेंसरी में एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट, उसको फाइंड आउट करना आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है। सेकंड वो क्या होता है, एनिमिज्म। एनिमिज्म बच्चे में होता है इस स्टेज में। एनिमिज्म क्या मतलब क्या है कि अगर ना आपको, सॉरी एनिमिज्म इसमें नहीं आएगा, इसमें ना ऑब्जेक्ट परमानेंस ही रहेगा। एनिमिज्म आपको वो आएगा हमारा नेक्स्ट आएगा, जो वो हमारा इधर आएगा, किस में आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा, सॉरी, ठीक है, हाँ। तो इसमें ये नहीं आएगा, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा, एनिमिज्म आगे आएगा, ठीक है, जब एनिमिज्म होगा बच्चे में। एनिमिज्म मैं बताता हूँ आपको। चलो, तो बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आनी जाती है, गोल डायरेक्टेड हो जाता है बच्चा, ठीक है। और सेंसरी मोटर में कनेक्ट्स ब्रोकन टॉयज,
ठीक है। सेंसरी में आप ना ये भी नोट कर लो, एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया, दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या है, वो टॉयज़ को कनेक्ट करना स्टार्ट कर जाता है। कनेक्ट्स जो कि ब्रोकन हो गए हैं वो उनको जोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसमें इतनी नॉलेज आ जाती है, इतनी डेवलपमेंट होती है कि इसको जोड़ा जा सकता है, ऐसे जोड़ते हैं, वो ट्राई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है भाई, बच्चा ईगोसेंट्रिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म आपने ना ये कीवर्ड याद रखने, बस क्वेश्चन आपको यही आपको सॉल्व करवाएंगे। प्री ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, बच्चा खुद मुख्तियार होता है कि ये चीज़ मेरी है तो मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। आपने देखा होगा बच्चों को टॉयज़ के साथ वो किसी और को नहीं देते, बोलते हैं ये मेरा टॉय है, इसको मैं नहीं दूंगा किसी को। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म। इसमें ना एनिमिज्म भी होता है, इसमें एनिमिज्म होता है, इसमें एनिमिज्म होता है। आपने 2 से 7 साल बच्चों को भी देखा होगा क्या करते हैं, आपने कई बार देखा होगा अगर बच्चा बेड से नीचे गिर जाता है, अगर बच्चा बेड से नीचे गिर जाए, ये हमारा बेड है मान लो, ऐसे हमारा बेड है, बच्चा नीचे गिर जाता है बेड से। ठीक है, अब क्या करो, बच्चे को उठाया हमने, बच्चे को उठाया और बेड को 2 लगा दी, है ना, बेड को 2 लगा दी कि तूने मेरे बच्चे को क्यों गिराया, ऐसे ऐसे, है ना, तेरे में इतनी हिम्मत कि तू मेरे बच्चे को गिरा दिया। इसको 2 लगा दी तो बच्चा सोचता है कि सच में इसको पड़ी है, बच्चा सोचता है इसको सच में पड़ी है ना, तो मज़ा आ गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि लिविंग और नॉन लिविंग में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, वो सोचता है एक ही चीज़ है, लिविंग और नॉन लिविंग को वो एक ही चीज़ मानता है। उसको बोलते हैं हम एनिमिज्म, जो कौन सी स्टेज में होती है, प्री ऑपरेशनल। प्री का मतलब पता है क्या, प्री और ऑपरेशनल, इसको हम तोड़ देते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, ऑपरेशनल का मतलब लॉजिक, लॉजिक लगाने से पहले वाली स्टेज। ऑपरेशनल मतलब लॉजिक, ये मैथ की टर्म है ऑपरेशनल। ठीक है, वहाँ से टर्म आई लॉजिक, कि लॉजिक नहीं लगा रहा बच्चा, उसकी लॉजिक की लगाने की पहले वाली स्टेज में। अब लॉजिक लगाना नहीं सीखा, लॉजिक की लगाने की पहले वो कौन सी स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल। तो हम लॉजिक कहीं है ही नहीं उसमें, पता ही नहीं है कि बेड उसको लिविंग है नॉन लिविंग है, बेड को पीट दे रहे हैं वो खुश हो रहा है। ठीक है, कई बार आप बच्चे ने ये भी देखा होगा आपने, कई बार बच्चों को अगर ना बच्चा गिर जाए, चलता चलता गिर जाए ना ज़मीन पे, तो मदर क्या करती है, जो कोई भी बड़ा होता है वो क्या करता है, भाई और बहन, बच्चे को उठाता है और बोलता है अरे अरे उठो, नीचे है ना, देखो वहाँ से नीचे चींटी जा रही थी वो मर गई, उसका वो आटा गिर गया या कुछ दाना गिर गया, है ना, चुप करो, वो नीचे देखो चींटी मर गई, उसका आटा गिर गया, जो दाना गिर गया, है ना। तो ऐसे उसको वो बोलता है सच में हाँ भी ऐसे ही होया होगा, वो मान जाता है, उसको पता ही नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स हैं हम ले सकते हैं जो प्री ऑपरेशनल में आती हैं। आगे चलते हैं हम कंक्रीट में। कंक्रीट में क्या होता है, ये हमारी थर्ड स्टेज आ गई, कंक्रीट। कंक्रीट में क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल में इसमें ना ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होती है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। मतलब क्या है, इसमें लॉजिक लगाना आ जाता है बच्चे को, लॉजिक सीख जाता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होती है, दूसरा लॉजिक लगाना सीख जाता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का मतलब उसको पता होता है कि इस ऑब्जेक्ट ने क्या करना है, इसके साथ ऑब्जेक्ट ने क्या परफॉर्म करना है, क्या काम है क्या नहीं है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। लॉजिक लगाना तो पता ही है आपको, लॉजिक से बात करेगा वो, ठीक, उसको लॉजिक समझ आ जाती है। ये भी क्लियर है आपको, इतनी सी बात, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में बच्चा जो होता है वो इरिवर्सिबल भी होता है, वो इरिवर्सिबल भी होता है, उसकी थिंकिंग इरिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब एक तरफ ही सोचेगा। अगर उसको 1 से 10 तक काउंट करना सिखा दिया, वो 1 से 10 तक ही सीखेगा, 10 से बैकवर्ड नहीं जाएगा, 10 से उसको 10 9 8 नहीं आएगी काउंटिंग।
वो सिंगल डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, इरिवर्सिबल होता है। उसमें बच्चे में कंसंट्रेशन एब्सेंस होती है, एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन ऑफ थॉट, थॉट पर उसकी कंसंट्रेशन नहीं रहती। कंसंट्रेशन मतलब आप इसको आप सेकंड बोल सकते हैं, कंजर्व नहीं रहता, कंजर्वेशन नहीं रहती इसकी थॉट पर। ठीक है, इसको अपना ऐसे करो, थॉट की कंजर्वेशन नहीं रहती, कंजर्व नहीं कर पाता थॉट्स को। ठीक है, एब्सेंस होती है इसमें थॉट की कंजर्वेशन, मतलब एब्सेंस होती है कंजर्वेशन की। मतलब कि अगर इसको बोल दिया जाए बच्चे को कि एक ना इसमें ये भी 1 लीटर है, 1 लीटर का एक हमारे पास बीकर है, ठीक है, इसमें वाटर फिल किया हुआ है, और एक इसमें 1 लीटर आपने डाल दिया ऐसे करके, 1 लीटर आपने इसने पानी डाल दिया, ठीक है, बीकर कोई भी कितना भी हो सकता है, इशू नहीं है, 1 लीटर पानी हमने डाल दिया, और एक ऐसी ही चीज़ है ऐसे कोई, उसमें हमने पानी डाल दिया 1 लीटर, थोड़ी सी छोटी चाहिए, तो वो बच्चा क्या कहेगा, ये चीज़ बड़ी दिख रही है तो ये इसमें पानी ज़्यादा होगा, लेकिन पानी तो 1 लीटर इसमें डाला हमने, 1 लीटर ही इसमें डाला, लेकिन इसको जो चीज़ बड़ी दिखेगी वो सोचेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, तो वो कंजर्व नहीं कर पाता। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक चॉकलेट ले लेते हैं हम, एक बड़ी चॉकलेट है और उतनी ही बहुत सी चॉकलेट है, इतनी ही साइज़ की, इतनी सारी चॉकलेट्स है, अगर इन सब चॉकलेट्स को मिलाकर बुलाएं तो वो एक ही चॉकलेट बनती है, लेकिन बच्चे को क्या होगा, वो क्या किसको ज़्यादा मानेगा, वो बोलेगा कि नहीं ये वाली ज़्यादा है, ये वाली कम है, तो ये उनकी समझ में नहीं आता। ठीक है, उनको ये थॉट को कंजर्व नहीं कर पाते, ये भी पॉइंट इसी में आता है। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म भी आपको बोल दिया, ईगोसेंट्रिज्म भी आता है, बच्चा खुद को ही सब कुछ मानता है, मैं बहुत सुंदर हूँ है ना, शीशे के आगे। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन होता है यहाँ पे, मतलब सिर्फ अपने आप को ही सुंदर बोलता है, मैं सबसे सुंदर हूँ, ठीक है, मैं ही हूँ, यही ये वाली बात बोलता है। ठीक है, ये प्री ऑपरेशनल में आता है। चलो आगे चलते हैं कंक्रीट में। कंक्रीट में जो जिससे बच्चा वो सीख पाता है, मैंने आपको कंक्रीट बताना था, जिसमें बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है, और कंक्रीट में बच्चा जिसको टच कर सकता है फिर लॉजिक लगाएगा। ठीक है, जिनको टच कर सकता है, देख सकता है, वही बोलेगा कि यही चीज़ है। ठीक है, तो कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त चीज़ें, मूर्त ऑपरेशनल, जो चीज़ें उसको दिखेंगी, टच करके देख सकता है, बस उसी को मानेगा और किसी को नहीं मानेगा। ठीक है, जैसे आपको बोला कंक्रीट कौन सी एज में होता है, 7 और 11, बच्चा आप अज्यूम कर लिया करो अपनी फैमिली में से कुछ 7 और 11 ईयर्स का, और उसके ऊपर सारे के सारे ये ऑपरेशन लगा दिया करो, समझ आ जाएगा आपको जल्दी से ईजी। ठीक है, तो कंक्रीट में जो बच्चा होता है वो लॉजिकल थिंकिंग करता है, लॉजिकल थिंकिंग तो करता है, ठीक है, माना, ठीक है, उसमें रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, जो चीज़ ऊपर नहीं आती वो यहाँ पे आती होती हैं। प्री ऑपरेशनल में इरिवर्सिबल था, अब वो रिवर्सिबल हो गया, वो सोच सकता है, काउंटिंग कर सकता है 1 से 10 से 10 से 1 तक। ठीक है, इसमें जो थिंकिंग होती है वो रिफ्लेक्सिव, मैं आपको ना ये टर्म्स बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आती होती हैं, डायरेक्ट आप इसको देखो और अपना आंसर टिक कर दो बस। ठीक है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन भी हो जाता है, ये भी पॉइंट आया, ये भी पॉइंट आया, इसमें ये भी पॉइंट आया, ये भी पॉइंट आया, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि ये सबको मानना स्टार्ट कर देता है कि तू भी अच्छा है, तेरे में भी क्वालिटी है भाई, तू भी सुंदर है, मैं ही नहीं अकेला हूँ। यहाँ पे सेल्फी में सभी ग्रुप को ले लेता है,
कि आज भाई हम सब सेल्फी करते हैं। सेंट्रलाइजेशन में होता है कि अकेले अकेले सेल्फी कर लेनी है अपनी, ठीक है, दूसरों को काउंट ना करे, वो सेंट्रलाइजेशन होता है। लेकिन दूसरों को भी काउंट करे, साथ में लेकर चले, वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, वो कंक्रीट में आता है। कंक्रीट में बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है। क्लियर है, इतनी सी बातें, है ना। ओके, तो कंक्रीट में ना सीरियलाइजेशन भी करनी आती है बच्चे को, बच्चा सीरियल में जोड़ना सीख जाता है, सीरियलाइजेशन भी आ जाती है बच्चे में, चीज़ों को सीरियल में जोड़ना सीख जाता है। क्लासिफिकेशन भी बच्चे में आ जाती होती है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस नहीं करोगे। ये सब के सब कौन से पॉइंट थे, कंक्रीट के। अब चलते हैं फॉर्मल की बात। फॉर्मल में आपको एज बताई मैंने, फॉर्मल की एज कितनी थी, 11 से 15 ईयर्स तक। बच्चा सोचो कोई 11 का 15 ईयर्स का, वो क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच सकता है, जो उसके सामने नहीं है ना, उनके बारे में भी सोच सकता है। जैसे कोई किसी को चाहता है तो उसकी इमेजिनेशन कर सकता है वो, है ना, सपोज ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो बच्चे को समझ आ जाती है उसके बारे में। अगर मैंने उसको बोला कि सपोज हमारे पास सर्कल है, तो उसके माइंड में एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चे में ऐसी थिंकिंग आ जाती है, डिसीजन मेकिंग आ जाती है बच्चे में, बच्चा डिसीजन ले सकता है। अब इतनी समझ आ गई उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो दिखती नहीं है ना चीज़ें, उनको भी वो तर्क लगा सकता है, उनके बारे में भी। ये होती है फॉर्मल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस में होगी, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक किस में होगा। अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसके आगे अब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा वो क्या होगी, फॉर्मल। सिंपल थिंकिंग लिखा होगा वो हमारे पास कंक्रीट होगी, जिसके साथ आगे अब्स्ट्रैक्ट लिखा आ गया वो हमारी फॉर्मल होगी। इतनी सी याद रखना, इतनी से वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, सिंपल लॉजिक आ जाए वो किस में होगा, वो हमारा कंक्रीट में होगा, लॉजिक लगाना सीख जाता है। लेकिन अगर बोला जाए अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाना सीख जाता है, अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, वो किस में आएगा, हमारा फॉर्मल में। मतलब फॉर्मल की सीधी सी बात है, अब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा तो वो फॉर्मल होगा, दैट्स इट। इसके आगे हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो हमारी ना चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी ऐड कर देता हूँ असिमिलेशन। और इसने ना कुछ स्कीमा दिया था, वो भी स्कीमास, प्याजे ने स्कीमा दिया था। स्कीमा बोल रहा है कि बच्चे ना, जो बच्चे होते हैं उनके पास ऑलरेडी सोच होती है, ठीक है, वो सोच के साथ ही जन्म लेते हैं, जिसको हम मेंटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्कीमा में दो तरह की स्कीमास होते हैं, सोच होती है। एक हमारे पास होती है असिमिलेशन, दो टाइप के हमारे स्कीमास होते हैं, और एक होता है अकोमोडेशन। बस चार चीज़ें याद रखनी है आपने। असिमिलेशन में क्या होता है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, प्रीवियस नॉलेज होती है बच्चे की, उसमें न्यू इंफॉर्मेशन ऐड हो जानी, इंफॉर्मेशन ऐड हो जाना प्रीवियस नॉलेज में, पी के मतलब प्रीवियस नॉलेज, उसमें न्यू इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए, वो हमारी होती है असिमिलेशन। सिर्फ ऐड की है, प्रीवियस नॉलेज में ऐड किया है, मैं भी एग्जांपल लेकर बताऊंगा, चेंज नहीं किया, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज में न्यू ऐड की है लेकिन उसको चेंज नहीं किया, वो होती है असिमिलेशन। प्रीवियस नॉलेज में न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करके चेंज कर लिया जाए, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, हो सो आपको क्लियर होगी। चलो मैं आपको बता देता हूँ सिमुलेशन और अकोमोडेशन में। जैसे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिमुलेशन को आत्मयत्करण और
अकोमोडेशन को समायोजन। ठीक है, तो सिमुलेशन और अकोमोडेशन में जो मेन डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मान लो बच्चे को मदर ने बोला कि ये काऊ है जिसकी 4 लेग्स हैं, जिसकी 4 लेग्स होती हैं, 1 हेड होता है, 1 टेल होती है, वो काऊ होती है। ठीक है, बच्चे ने ठीक है जी बोला, अच्छा वो काऊ होती है। ठीक है, लेकिन बच्चा अब जाता है, देखता है बफेलो को, वो वही, उसको पता है 4 लेग्स हैं, 1 हेड टेल है, वो बोलता है ये काऊ है। ठीक है, तो बच्चे में अब कन्फ्यूज़न हो गई कि ये तो ब्लैक है, ये तो वाइट थी, है ना, ऐसा कुछ, लेकिन बोला वो काऊ है। उसकी मदर ने बोला, फिर उसकी मदर ने बोला नहीं, पहले ये तो सिमुलेशन में आएगा, चेंज नहीं किया उसने अपनी। ठीक है, चेंज नहीं किया, लेकिन अब क्या मदर ने बोला कि नहीं, जो ब्लैक कलर की होती है वो तो बफेलो है और दूसरी को काऊ बोलते हैं। तो अब उसने ये इन्फॉर्मेशन को ऐड किया और चेंज किया। नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने देखा तो बोला कि ये काऊ है, ये बफेलो है, तो वो अकोमोडेशन हो गया। जब एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करके चेंज कर लिया जाए तो उसको बोला जाता है अकोमोडेशन। वैसे की वैसी इन्फॉर्मेशन रही वो होती है असिमिलेशन। ठीक है, चलो बहुत सी एग्जांपल्स और भी हैं, वो आपको बताऊंगा मैं कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम मॉक टेस्ट की तैयारी करेंगे, लेकिन आप फ़िलहाल इतना ही याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको ट्रैक्ट पूछा जा सकता है। हाँ, अगर आपको पूछे ना इक्विलिब्रियम, एक टर्म आती है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेज कब आती है? इक्विलिब्रियम स्टेज होती है जब ना बैलेंस हो जाए, सिमुलेशन और अकोमोडेशन में बैलेंस हो जाए नॉलेज में, तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब इन्फॉर्मेशन बैलेंस हो जाए, इन्वायरमेंट की सारी नॉलेज हो जाए, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब उसको पता है कौन बफेलो है, कौन काऊ है, कौन डॉग है, कौन कोई और लोमड़ी वगैरह है ना, उसको सारी नॉलेज हो गई, तो उसको इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गया। ठीक, दैट्स इट, ओके, थैंक यू।